बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस आपको गिवन है नीचे और आपने उनका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो साथ साथ हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको कैसे शो करते हैं और साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने जो भी मैट्रिक्स जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसकी साइड पे आपने दो लगानी है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, आप इस तरीके से मॉड को भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाइंस लगानी हैं और इसी तरह ये जो मैट्रिक्स वैसे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, लेकिन जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और जहाँ पे आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं तो यहाँ पे भी आपने वर्टिकल लाइंस ही लगानी है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर करना है। ये नहीं कि इधर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इधर आपने मैट्रिक्स लिखा हुआ, नहीं। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी आप वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और मैट्रिक्स के दोनों तरफ। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट को हम या तो इस तरीके से शो करते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लगा के, या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लें। मुझे ये पसंद है तो मैंने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने भी क्या करना है, मतलब जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है अपने मैट्रिक्स को सबसे पहले वर्टिकल लाइंस के अंदर जो है वो शो करना है। ठीक है, चलें जी, ये काम हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो आपके पास मेन डायगोनल है, ठीक है, ये मेन डायगोनल, ठीक है, ये वाला आपके पास मेन डायगोनल है, आपने इसके एलिमेंट्स को करना है मल्टीप्लाई। पहले आपने इसके एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये -1 है, ये 0 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है ये वाले डायगोनल को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 × 2। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दरमियान में हमेशा आपके पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है। डिटर्मिनेंट को सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस में शो करना है। और जहाँ पे आप डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे या तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं या फिर आप क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड पे जब भी आपने मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस में लगानी है। ठीक है जी, वर्टिकल लाइंस लगाई, उसके अंदर वैल्यूज़ लिखी। अब आपने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का प्रोसेस भी देख लिया कि सबसे पहले आप मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, और फिर आप दूसरा जो आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं, दूसरा डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 0, दरमियान में आ गया -1 2s are या फिर 2 1s are, ये आपके पास आ गया 2। तो यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया -2। ये आपके पास आंसर था किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये है, आपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया। अब इसका अगला देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट इसका क्या है। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपके पास, अब आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है तो आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखें या फिर आप लिखें वर्टिकल लाइंस लगा के। ठीक है, ये लिखें। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी नोटेशन लिखी। ठीक है, अब आपने क्या किया, राइट हैंड साइड को भी वर्टिकल लाइंस में लिख दिया, 1 3 2 -2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1, ये है आपके पास मेन डायगोनल, 1 × -2। फिर आपने क्या करना है, आपने जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। दरमियान में हमेशा आपने साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ गया, ये दरमियान में माइनस, ऐसे ही 3 2s are 6। अब माइनस माइनस तो होता है स्टूडेंट्स प्लस, तो 6 + 2 ये 8 हो गया और साइन हमारे पास यहाँ पे लगेगा माइनस का। यहाँ पे दोनों के साथ साइन माइनस का है तो नो प्रॉब्लम, आप माइनस का साइन लगा लें। तो ये आपने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड है आपके पास फ्रेंड्स, c = 3 2 3 2। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वही प्रोसेस, आपने क्या किया, वर्टिकल लाइंस लगाई। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा दी, वर्टिकल लाइंस लगा दी, 3 2 3 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, पहले आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, ये ऐसे हो गया, दरमियान में आया साइन माइनस का। तो अब ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास आ गया 3 × 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 -3 2s are 6, तो 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट था सी का। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी डिटर्मिनेंट की। ठीक है, 3 इसके पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, चौथा पार्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो 4 पार्ट आप इसी तरह करिएगा। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो इट मीन्स कि आपको समझ आ गई, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये बताना है कि जो आपको मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स गिवन हैं, क्या ये सिंगुलर हैं या फिर नॉन सिंगुलर हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम, सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाले हैं, जब भी डिटर्मिनेंट आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का, लाइक अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि डिटर्मिनेंट जो होता है ए का, अगर वो 0 आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आता है, दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन 0 आते हैं, इनके 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है और, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है, आपने इसका डिटर्मिनेंट, आपको बोला गया कि आपने बताना है सिंगुलर इनमें से कौन से, नॉन सिंगुलर कौन से हैं। आप लें डिटर्मिनेंट, जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया वो मैट्रिक्स होंगे आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के अलावा कोई आता है, इनके नॉन 0 आता है, फिर आप बोलेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने इसका लेना होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ही तो लेके बताना है। अगर 0 आ गया तो आप बोलेंगे सिंगुलर है, अगर नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर है। 3 6 2 4, सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने उसकी दोनों साइड पे क्या किया, वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले मल्टीप्लाई होते हैं, दरमियान में आता है माइनस, और फिर मल्टीप्लाई होते हैं दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स, यानी कि पहले हमने ये जो एलिमेंट्स थे वो किए, अब जो दूसरे हमारे पास एलिमेंट्स थे वो मल्टीप्लाई होंगे माइनस के बाद। 2 into 6, 3 4s are 12, minus 2 6 are 12, 12 minus 12 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, तो आपने लिखा सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपके पास, b इज इक्वल टू 4 1 3 2। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं, सबसे पहले इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी हमने क्या किया, वर्टिकल लाइंस लगाई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। और फाइंड करने का प्रोसेस, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में आएगा माइनस, और फिर बाकी एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2s are 8 माइनस ऐसे ही 3 1s are 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे तो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, बी डिटर्मिनेंट तो नॉन 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, या फिर आप साइन भी सिंस का यूज़ कर सकते हैं, बी डिटर्मिनेंट is not equal to 0, so B is a non-singular matrix। B is a non-singular matrix। क्यों non-singular है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, सो B is a non-singular matrix। तो ये था आपके पास इसका सेकंड पार्ट। बी भी आपने फाइंड किया, आपने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 5 आया है, यानी कि 0 नहीं आया, 0 के अलावा कोई है, नॉन 0 है। तो फिर हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है आपके पास, c इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, वर्टिकल लाइंस लगाई। इस तरफ भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके उसकी जगह लगानी है वर्टिकल लाइंस, तो दोनों तरफ हमने लगा दी वर्टिकल लाइंस। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और वो कैसे करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में आएगा माइनस, और फिर मल्टीप्लाई होंगे बाकी एंट्रीज, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दें -9 के साथ। 7 5s are, ये आपके पास आ गया 35। ठीक है, 9 3s are, ये आपके पास क्या होता है, 9 3s are 27। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और 9 3s are 27। अब आप इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 62।
तो यहाँ पे भी आपने देखा कि सी का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस सी मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सी आपके पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। बाकी इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है आपके पास d इज़ इक्वल टू 5 -10 -2 4। तो इसका भी हमने बताना है कि सिंगुलर है या नहीं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 -10 -2 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका हमने क्या लिया, डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए वर्टिकल लाइंस लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 5 × 4, फिर दरमियान में साइन हमेशा माइनस का, और बाकी एलिमेंट्स क्या है, -2 × -10, ठीक है। ये माइनस भी इनके साथ है तो ये भी आएगा साथ में। 5 4 ज़ार 20, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये अब एक तो ये होता है कि जब भी हमारे पास जो माइनस हैं वो इवन नंबर्स में उनकी तादाद हो तो वो हो जाते हैं प्लस, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑड नंबर्स में उनकी तादाद हो तो वो हो जाते हैं नेगेटिव, माइनस ही रहता है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 3 ऑड होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस ही आएगा। दूसरी बात ये है कि माइनस ऐसे हो गया, जब -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 2 ज़ार 20। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी, अगर ऐसे करना चाहें तो ये भी 20 -20, ठीक है। तो ये 20 -20 हमेशा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पता चला कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ d इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो d इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं और आपने क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को करना है फाइंड, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है और इसका मैंने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसकी नोटेशन क्या होती है, ए के ऊपर छोटा सा -1। ये शो करता है कि हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं, और ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट चाहिए होता है आपके मैट्रिक्स का, और दूसरी चीज़ आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट ये तब करेगा जब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट। तो अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो तब आप लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपका क्वेश्चन आगे मजीद सॉल्व नहीं हो पाता। सबसे पहले आपको ये सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अपने मैट्रिक्स का। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हुआ तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2/0, अगर रियल नंबर्स की बात की जाए तो 2/0, तो ये भी आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे भी इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इस वजह से जब डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इस वजह से उसने कंडीशन लगाई है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है आपके पास, ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपके पास ए डिटर्मिनेंट मस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो नॉन ज़ीरो हो जाता है तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम लिखेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है तो तब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तब वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है जी। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होता है तो वो हो जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है डिटर्मिनेंट पे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रोसेस आपके पास वही, आप सबसे पहले वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, -1 3 2 0 लगा दी,
उसके बाद आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में लगाएंगे माइनस और बाकी एलिमेंट्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, यहाँ पे माइनस ऐसे ही 3 2 जार 6, तो 0 - 6 आपके पास क्या आ गया, -6। ठीक हो गया, 0 से आपके -6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। क्या ये ज़ीरो है? नो, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो अब क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर का मतलब भी बेटा यही है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉन जीरो आएगा। चलें जी, एक काम तो हो गया। दूसरा अब हमने क्या फाइंड करना है अपने ए इन्वर्स के लिए, एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और ये भी देखा कि वो नॉन जीरो है, इनके इसको हम जीरो प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए, के एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ए ये है -1 3 2 0, आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, आप इसको ऐसे ही शो करेंगे, एडजॉइंट ए डी जे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा? तो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपने क्या करना होता है, जिस मैट्रिक्स का भी आपने एडजॉइंट निकालना होता है उस मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल उसकी जो एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है। उनकी क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। ये है आपके पास मेन डायगोनल, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसकी एंट्रीज का। इसका मतलब क्या है, यानी कि इंटरचेंज करनी है। 0 -1 की जगह पे चला जाएगा और -1 0 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो मेन डायगोनल की आपने एंट्रीज चेंज कर दी और जो बाकी आपके पास दूसरा डायगोनल रह गया, बाकी एलिमेंट्स रह गए, जो आपके पास बाकी एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर 3 देखें तो ये +3 था। ठीक है, अब ये -3 हो गया। यहाँ पे ये 2+ था। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब किसी के साथ कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स कि उसके साथ प्लस का साइन मौजूद है। तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -2। तो ये आपके पास सिंपल सा एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालने का क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल की एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए आपने कोई इस तरह की वर्टिकल लाइंस नहीं लगानी, आपने बिल्कुल उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही उसको रखना है। बस आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, और जो बाकी आपके पास दूसरी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। अब आप ए इनवर्स फाइंड करें तो ए इनवर्स का प्रोसेस क्या है जी, ए इनवर्स किसके इक्वल है, अभी अभी हमने देखा कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास किसके इक्वल था, अभी अभी हमने निकाला, ये है 0 -3 -2 -1। ठीक हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, -6 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या आप ये चीज़ ये देखें कि जो आपके पास स्केलर है ये -6 है, ये आपके पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ तो किस तरह मल्टीप्लाई करते थे, ज़रा जहन में लाएं आप लोग क्या करते थे, हर नंबर के साथ उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ बारी बारी उस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, डिवीजन में भी आपके साथ प्रोसेस यही होगा, आपने जिस नंबर पर डिवाइड करना है उस नंबर को बारी बारी सारी एंट्री से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, -6 को सारी एंट्री से डिवाइड कर देते हैं, कि 0 बाय -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 एंड -1 बाय -6। इसको हम इस फॉर्म में अब लिखते हैं। तो इसको अब डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये जो 6 है, सॉरी ये -6 था शायद, हाँ जी ये -6। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, -6 को उस पूरे मैट्रिक्स पे जो है वो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का प्रोसेस ये है कि बारी बारी सारी एंट्रीज पे इसको डिवाइड करें। ठीक है, -6 -3 बाय -6, यहाँ पे देखें -2 था तो इसके नीचे भी -6
उसके बाद ये -1 था तो -1 डिवाइडेड बाय -6। आपने क्या किया, बारी बारी सारी एंट्रीज को -6 पे डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब जब आप डिवाइड करेंगे ज़ीरो को डिवाइड करें किसी भी नंबर पे, ठीक है, जब आपके डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में ज़ीरो हो तो उसके नीचे कोई भी वैल्यू हो जाए, यानी कि ज़ीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। जो पीछे मैंने अनडिफाइंड की बात की थी वो तब की थी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए, ठीक है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जब ये न्यूमिनेटर में ज़ीरो आपके पास होता है तो यानी कि डिवाइड हो रहा है किसी भी, जब किसी भी नंबर पर डिवाइड होता है तो उसको ज़ीरो ही करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया। किसी भी नंबर को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर न्यूमिनेटर में ज़ीरो है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी नंबर है तो अगर उस पर आप ज़ीरो को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये ज़ीरो हो गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे देखें अगर, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पे बन गया ऊपर 1 और नीचे आ गया ओवर 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी माइनस माइनस आपका कैंसिल। 2 1s are 2, 2 3s are 6, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 3। तो यहाँ पे भी आपके पास ये क्या बन गया, 1/3। उसके बाद ये देखें माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इससे ज़्यादा मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 1/6। तो ये आपके पास है आपका रिक्वायर्ड आंसर ए इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने ए इनवर्स तो निकाल लिया, अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है आपके पास b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, b इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक हो गया। अब आप स्टूडेंट्स जो मैंने पिछले क्वेश्चन किया है उस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक चीज़ है, ठीक है। दोनों जगहों में मैंने एक ही काम किया है। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि पहले अगर इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया है, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इक्वेशन में हमें क्या, बी इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आप बारी बारी दोनों निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले निकाल के फिर इक्वेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ बी, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं और जहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 -3 -5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई किया, दरमियान में लगाया माइनस और दूसरे एलिमेंट्स को हमने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 × -5 पहले, फिर माइनस और बाकी एलिमेंट्स को बाद में। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया -5, 3 2s are 6 और माइनस माइनस जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बन गया प्लस, 3 2s are 6। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 में से 5 को करें माइनस, आंसर आ जाएगा 1 और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर जहाँ पे 6 है, ठीक है, तो इसका जो है वो साथ में प्लस है, लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स। या फिर आप लिख सकते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट्स, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्टेटमेंट ही लिखनी है, उससे रिलेटेड जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है इसके लिए एक तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है, अगर वो नॉन ज़ीरो हो तब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो वो नॉन ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए इसके लिए एडजॉइंट ऑफ बी, अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए लिखा हमने एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है पर है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। तो 1 की जगह -5, ये है आपके पास मेन डायगोनल, ठीक है। तो -5 चला गया 1 की जगह पे और 1 चला गया -5 की जगह पे। अब बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दें, 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 3 जो है वो माइनस है तो वो हो जाएगा +3, ठीक है। हमने क्या किया, एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करनी है और अपना इन्वर्स निकाल लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास था, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी की जगह मैंने जो अभी एडजॉइंट ऑफ बी वो निकाला वो पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 1 आया था, मैंने वो पुट कर दिया। अब ये तो स्टूडेंट्स इतना आसान है, इसमें तो कोई ज़्यादा कैंसिलेशन वगैरह की जरूरत भी नहीं है। 1 पे हर नंबर को डिवाइड करें आप तो क्या आएगा, अगेन आपके पास वही नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये 1 पे पूरा मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि हर नंबर को हम बारी बारी 1 पे डिवाइड करेंगे। तो -5 डिवाइडेड बाय 1, ये -2/1, 3/1, 1/1, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा मैट्रिक्स दोबारा से हमारे पास वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया -5, -2/1, ये -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमारा आंसर आ गया बी इनवर्स का -5 -2 3 1। तो बिल्कुल प्रोसेस वही है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले आप अपनी जो है वो वैल्यू लिख लें, इक्वेशन बना लें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। फिर आप डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो फिर आगे प्रोसीड करें, ठीक है। फिर एडजॉइंट निकालें, वैल्यू पुट करें, डिवाइड कर दें आपके डिनोमिनेटर पे पूरी वैल्यू को। यहाँ पे 1 था तो आप डायरेक्ट ये स्टेप बेशक ना करते, डायरेक्ट ये भी कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सारा प्रोसेस किया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सी, इसका पार्ट जो है वो थर्ड वाला सी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, सी पार्ट है आपके पास, सी मैट्रिक्स है आपके पास, -2 6 3 -9। तो सबसे पहले आपने इन्वर्स निकालना है। तो देखें आप, इन्वर्स होता किसके है, सी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है। इक्वेशन 1 का नाम दे दें और अब जो जो चीज़ें आपको सी इनवर्स के लिए चाहिए वो फाइंड करते जाएं। एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करें और डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करें। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो सी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन्स लगा दें। याद रखना है आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि आपने वर्टिकल लाइन्स लगानी है 3 और यहाँ पे आ गया -9। अब स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस, पहले मल्टीप्लाई करें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, यानी कि -2 को -9 से करें मल्टीप्लाई, दरमियान में लगाएं माइनस। अब दूसरे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 × 3। तो ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 2 ज़ार 18 +18, तो प्लस 7 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दरमियान में -6 3 ज़ार 18, 18 - 18 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आगे जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं फाइंड कर सकते, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। रीज़न क्या है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 0 और हमने बार बार यही पढ़ा है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस determinant of c is equal to 0, so the multiplicative inverse of c does not exist। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। 4 पार्ट इसका स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट देखें, d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ d ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इसके लिए इक्वेशन 1 कह के इसको छोड़ दें। अब जो जो आपको चाहिए वो फाइंड करें। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1/2, यहाँ पे आ गया 3/4, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को करना है मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में लगाना है साइन माइनस का और फिर बाकी एलिमेंट्स को आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 1 माइनस 3 1 ज़ार 3/4। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। उम्मीद है कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो भी देख लें। यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में है 1 और इसके डिनोमिनेटर में है 4, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास एक डिनोमिनेटर 1 है और दूसरा डिनोमिनेटर कोई भी है तो आप हमेशा जब डिनोमिनेटर में जो आप एलसीएम लेते हैं वो दूसरा नंबर ही आता है, ठीक है। लेकिन तब जब यहाँ पे 1 आए, ठीक है, और अगर दोनों सेम हो तो वो फिर सेम ही आ जाता है, लेकिन वो है अगर आगे दूसरी कंडीशन है। वैसे बेसिकली इसका प्रोसेस जब हम स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है 1 और 4 का, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसको तब तक सॉल्व करना होता है जब तक इसका रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो 1 यहाँ पे एक तो 1 ऑलरेडी है, दूसरा 1 कैसे लाना है, अब देखें 1 ऐसे ही, ठीक है, 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे
फिर ये देखें किस पे जाएगा 2 पे, ठीक है। 1 ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हमने तंग नहीं करना, 2 1 2। अब हमारा रिमाइंडर 1 1 आ गया। जब तक रिमाइंडर 1 आता है तब हमारे पास ये क्या होता है, एलसीएम निकलेगा। और एलसीएम कैसे निकलेगा, अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। दूसरी सिंपल सी बात आपको स्टूडेंट्स बताई है, जब आपके पास एक डिनोमिनेटर 1 हो और दूसरा डिनोमिनेटर कोई भी हो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इसके अलावा अगर कोई भी डिनोमिनेटर और होता तो वो इसके एलसीएम में आ जाता, लेकिन तब जब एक डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है और दूसरा इसके अलावा कोई है, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि हमने अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे हम इधर डिनोमिनेटर, ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो देख लें। अब हमने यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर हमारे पास एलसीएम क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब ये देखें कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आंसर आता है। ऑब्वियसली बात है, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, ठीक है। अब ये 4 छोटा सा मैंने इस वजह से लिखा है ताकि ये आपने पेपर में नहीं लिखना, वैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप इतने मेच्योर बड़े हो गए हैं कि अब आप लोगों को इन चीज़ों का पता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है। और स्टूडेंट्स जो काम नीचे करते हैं हम हमेशा ऊपर भी करते हैं, ठीक है। मैथ्स में हम इक्वेशंस को अपनी को हमेशा बैलेंस करते हैं। जब हम कोई चीज़ किसी एक्सप्रेशन इक्वेशन में ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो जब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया है, ठीक है। अगेन ये 4 4 कैंसिल होकर 1 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो 4 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है 4 से, तो इस वजह से हम ऊपर भी कर देंगे। तो नीचे तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 4 4 माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 1 से, ठीक है। तो ऊपर भी हम इससे क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 - 3 ओवर 4। 4 - 3 आपके पास क्या हो गया, 1 ओवर 4। उम्मीद है कि आपको इस एलसीएम की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये एक बस छोटा सा प्रोसेस है, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो तब आप इसी तरीके से जो है वो एलसीएम्स जो है वो निकालते थे, ठीक है। आगे जो आगे और क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट किस्म के आएंगे तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने, और देखा कि डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास नॉन ज़ीरो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस determinant of d is non-zero, so multiplicative inverse, किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी एग्जिस्ट। अब हमें पता है कि नॉन ज़ीरो है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी एग्जिस्ट, ठीक हो गया। अब हमने दूसरी चीज़ बेटा अब इसके लिए क्या निकालनी है, अब हमें पता है कि क्वेश्चन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं, हम उस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल जो है उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल हमारे पास ये है, ये वाला, ठीक है। तो 2 को उधर ले जाएं और 1/2 को उसकी जगह पे ले जाएं, इनकी जगह हमने चेंज कर दी। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। वो +3/4 था तो मैंने इसको -3/4 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने -1 लगा दिया। अब मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया और मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है और अपना इन्वर्स निकाल लेना है। तो हम अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन 1 में एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी आएगा। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ डी जो भी निकाला था यहाँ पे पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट हमने डी का 1/4 निकाला था वो हमने पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, बारी बारी इन सारी एंट्रीज को 1/4 पे करना है डिवाइड, ठीक है। तो ज़रा देखें यहाँ पे 2 है तो 2 को डिवाइड करेंगे 1/4 पे। अब ये -3/4 है यहाँ पे, ठीक है। तो -3/4 है तो इसको भी डिवाइड करेंगे किस पे, 1/4 पे। नेक्स्ट है -1 तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1/4 पे। नेक्स्ट है 1/2 तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1/4 पे, ठीक है। तो ये आपके पास है मैट्रिक्स और ये हमने क्या किया, जिसको डिवाइड किया वो ऊपर ले गए। अब स्टूडेंट्स ज़रा साइड पे होके इसको मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई, जब भी ये हमारे पास क्या है, अच्छा चलिए ये वाला मार्कर यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1/4, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2, अच्छा जब भी ये हमारे पास ये जो बड़ी फ्रैक्शन है ना, हमने उसको जहन में रखना होता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी फ्रैक्शन है बेसिकली बड़ी फ्रैक्शन के ऊपर हम लिख सकते हैं इसको 2/1 और नीचे देखें तो ये है 1/4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें ये है 2/1, ये है 1/4। ये 2/1 मैंने कैसे लिखा है आपको पता है, कोई भी नंबर है बेटा, ये अगर 5 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/1, ठीक है। हमने फिलहाल देखना है बड़ी फ्रैक्शन। अब बड़ी फ्रैक्शन के ऊपर भी हमारे पास जो है वो एक और फ्रैक्शन है और नीचे भी एक और फ्रैक्शन है। अब सिंपल सी बात हमने क्या करनी है, 2/1 ये जो बड़ी फ्रैक्शन है ये डिवाइड असल में कर रही है ना, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन पर डिवाइड कर रही है, ठीक है। और ये साइन किस चीज़ का हो गया,
गया डिवाइड का, और नीचे आपके पास क्या था 1/4। तो ये 2/1 जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो 4 2s हमारे पास क्या बना 8। तो ये सारा आपने वैल्यू लिखनी है 2 1 डिवाइडेड बाय 1/4। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 को मैंने ऐसे लिखा 2/1 मैं लिख सकती हूँ, किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेन फ्रैक्शन ये वाली है, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास है 1/4। तो ये मेन फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बेसिकली आपके पास डिवीजन होती है, उसको मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिखा। और डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। ये हो गया हमारे पास 8। अब स्टूडेंट्स देखें आगे मैं यहाँ पे करने लगी हूँ -3/4, ठीक है। चलें अब थोड़ा सा ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। -3/4 और ये दरमियान में इसके है डिवीजन और यहाँ पे है 1/4। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है -3/4, ये दरमियान में थी डिवीजन, बड़ी फ्रैक्शन को डिवीजन की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे बन गई 1/4। ये -3/4 मल्टीप्लाई में जब डिवीजन चेंज होता है तो आपको पता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। यहाँ से 4 1s are 4, ठीक है। तो यहाँ पे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -3/1 इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया -3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -3 हम साथ साथ लिखते जाते हैं, ठीक है, ताकि आपका भी ये मज़ीद क्लियर होता जाए, ठीक हो गया। 2/1/4 ये हमने लिखा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 8। तो मैं इसकी जगह पे लिख रही हूँ 8, ठीक है। -3/4/1/4 ये हमने सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास आया -3। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया -3, ठीक है। अब यहाँ पे ये -1/1/4 है, तो इसको ज़रा देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ज़रा मैंने अच्छा खासा इधर इसको कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको समझ तो आ जाएगी ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे -1 है ओवर 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये देखें बड़ी फ्रैक्शन यही है, ठीक है, -1/4। तो -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं और नीचे भी ये 1/4। तो ये हमारे पास क्या बना -1/1 डिवाइडेड बाय 1/4। ये डिवाइड हो रहा है 1/4 पे। तो जब हम लोग डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -4/1 दैट इज़ इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया -4, हमारे पास -4 आ गया। अब लास्ट वन देखें स्टूडेंट्स, तो ये मैं ज़रा ब्लैक से ताकि थोड़ा सा इसमें हमें समझ आ रही हो, 1/2, ठीक है, और यहाँ पे मेन ये वाली फ्रैक्शन और 1/4। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2, ये फिर डिवीजन की फॉर्म में तो डिवीजन लिख दिया, और 1/4 इसको हम चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली आ गई नीचे, ठीक हो गया। अब देखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, 2 1s are 2/1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास क्या आ गया 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास ये 2। तो ये हमारे पास था डी इन्वर्स। तो डी इन्वर्स हमने किया फाइंड और ये हमारे पास आ गया 8 -3 -4। तो स्टूडेंट्स ये इतना लंबा चौड़ा काम जो है वो मैंने सिर्फ इसी वजह से किया है कि अगर किसी बच्चे को इसकी समझ नहीं है पहले तो वो समझ लें इसको। अदरवाइज ये फ्रैक्शन के जो रूल्स हैं आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको पता है। जो बच्चे कर सकते हैं वो एक ही अटैम्प्ट में डायरेक्ट इधर से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो जो मैंने यहाँ पर समझाया है अगर उनको समझ आ गया तो वो इस तरीके से कर लें, ठीक है। ये बस एक रफ वर्क के तौर पर ही आपने करना है, ठीक है। बाकी फिर आप जब आप यूज टू हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। इन क्वेश्चंस में अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। बेसिकली आज मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछें, कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम जो है मैथ से रिलेटेड बताएं मुझे, ठीक है। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।